अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्जुल यूबी। टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से पाकिस्तान में कौन कौन सी तब्दीलियां आने वाली हैं, कौन कौन से वाकयात रूनमा होने वाले हैं, कौन कौन लोग टैक्स नेट में आएंगे और क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमत ने वाकई मुआशरत को दुरुस्त करने के लिए अपनी दुरुस्त हिम्मत का तयन कर लिया है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहबाज सदीक साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सदर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद सफदर साहब, आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, आप साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार के और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। शहबाज सदीक साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान किया है। 5 साल में हमारा GDP है 6% हो जाएगा, 10 लाख मुलाजमतें क्रिएट होंगी और 60 अरब डॉलर तक हम अपनी एक्सपोर्ट को ले जाएंगे। आप क्या समझते हैं, वाकई ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तकदीर को बदलने वाला है? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो प्लान है, प्लान तो वाकई काबिल दीद है। इसी तरह इस पे अमल दरामद किया जाता है तो हम मुल्की मुआशरत को दुरुस्त सिमत में ले जा सकते हैं। इक्तिसादी तरक्की में इससे इजाफा, इंटरनेशनल जो बैन अल-अक़वामी मार्केट है उसमें हमारी जो प्रोडक्ट उसको मुसाबकत मिलना, इसमें जाहिर बात है जब बरामदात में इजाफा होगा इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा, इंडस्ट्री को फ़रोग मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, रोजगार को मौके फराहम किए जाएंगे, मुआशी तरक्की ना सिर्फ बेहतरी आएगी, उसमें हमारी इक्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग मिलेगा। शहबाज सदीक साहब, अगर ये प्रोग्राम ना एक्ट बना है ना कोई कानून है, एक प्रपोजल है, हदफ रखा है हमने ये करना है, हुकूमत आज तक कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी नहीं दे सकी जिससे कोई टैक्स पेयर या टैक्स देने वाला है वो अपनी 1 साल का बजट अपना सीधा कर ले, प्लानिंग कर ले बिजनेस की। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स टैक्स प्लानर के लिए या टैक्स देने वालों के लिए कहाँ तक मुफीद मन साबित हो सकती है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये 5 साल प्रोग्राम है, इसके लिए अभी तक कोई कानून पास नहीं हुआ, ये अभी प्रपोज्ड है। ये हमारी ख्वाहिशात हैं और इस पे अमल दरामद करने के लिए हमें मुस्तकिल पॉलिसी की जरूरत है। जी जी, अगर मुस्तकिल पॉलिसी बनाई जाएगी फिर ही हम इस प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं। शहबाज सदीक साहब, टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 सेनेट से तो पास हुआ, कौमी असेंबली से भी पास हो जाएगा, एक्ट बन गया। आप क्या समझते हैं फिर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है या मौजूदा टैक्स पेयर है, बिजनेसमैन है, उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? बेसिकली तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट की तरफ एक कदम है जिसमें एलिजिबल इन एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन को शामिल किया गया। एलिजिबल पर्सन कौन है? जिसने अपना गोशवारा जमा करवाया। इसी तरह जो इन एलिजिबल है इसकी जो डेफिनेशन को मजीद ब्रॉडन करते हुए इन्होंने को फैमिली ट्री को बीच में ऐड कर दिया। जिस तरह जो 25 साल तक के जो चिल्ड्रन है जो फैमिली ट्री में पायलट तस्वर होंगे, इसी तरह विडो है, बेवा आ गई, यतीम आ गया कोई, इसमें इन्होंने इस तरह के इनको छूट भी दी है। और इसमें मजीद टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ अपनी इसमें वो शराइत रख दी है कि जिस तरह जो टैक्स गुजार है वो तो सारे काम कर सकता है, जो टैक्स गुजार नहीं है, जिसने अपना गोशवारा जमा नहीं करवाया, ATL लिस्ट में शामिल नहीं है, वो सवाए मोटरसाइकिल रिक्शा के 800 cc गाड़ी से ज्यादा की वो अपनी को गाड़ी या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। 800 cc कार भी तो 30 लाख की है शहबाज सदीक साहब, और ट्रैक्टर की जिस बात कर रहे हैं ट्रैक्टर भी 25-30 लाख का है। बस बात तो आपकी ठीक है, बस कुछ लिमिटेशंस की उन्होंने अपनी एक्सेप्शंस कर रख के। आप समझते हैं मौजूदा टैक्स पेयर को इसका फायदा होगा? जो हम आज तक नारा लगाते रहे हैं, टैक्स बार भी कहते रही है, टैक्स इंस्टीट्यूट है वो भी कहते रहे जनाब मौजूदा टैक्स पेयर को, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ना नचोड़ा जाए, नए टैक्स पेयर को लाया जाए। इसमें बेसिकली नए टैक्स पेयर को लाने के लिए ही ये इकदाम किए जा रहे हैं। जो मौजूदा टैक्स पेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको मैं दोबारा शहबाज साहब आपकी तरफ आता हूं, कितनी पॉलिटिकल विल है FBR में और कितनी ताकत है हुकूमत में, वाकई लोगों को ला सकती है टैक्स नेट में? सफदर साहब, आप क्या समझते हैं, जो ये बिल अभी तो एक्ट तो नहीं बना, बन जाना है, क्या समझते हैं क्या होने वाला है? मौजूदा टैक्स पेयर के जिसकी ख्वाहिश थी लोगों की वो क्या वाकई पूरी होने जा रही है? इसके 2 पहलू हैं। पहला ये है कि क्या गवर्नमेंट जिस वे से जा रही है वो सही है कि नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि जो एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसकी शुरू से ही ये कंप्लेन थी कि आप हमें तो निचोड़ते रहते हैं, जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं उनकी तरफ आप नहीं जाते। अगर हम पहले ही बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2 ही तरीके थे, या तो फोर्सफुली लोगों को लेकर आए जिसका कि पॉलिटिकल रिएक्शन भी आता है, अनरेस्ट भी क्रिएट होती है, स्ट्राइक्स आती हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में बेहतरी की बजाय ट्रबल आ जाती है, चाहे वो टेम्पररी है। हमने वो भी दिन देखे जब मुशर्रफ साहब ने अपना वो प्रोग्राम लगाया था सर्वे वाला, तो उसके बावजूद भी लोग उसमें उतरे नहीं आ सके जो एक्सपेक्टेड थे। तो जो फोर्सफुली वाली बात है वो तो पहले भी कई दफा
दफा करके गवर्नमेंट्स डिफरेंट जो है वो फेल हो चुकी हुई हैं। अब दूसरा तरीका ये था तो उसके साथ टेक्निकली डील किया जाए, थ्रू सिस्टम डील किया जाए कि ठीक है आप नॉन फाइलर है, आप लैंड नहीं ले सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, बैंक नहीं ऑपरेट कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इससे बेशक सारे लोग तो नहीं अफेक्ट होंगे लेकिन मेजॉरिटी अफेक्ट होगी जो अनरजिस्टर्ड है। तो इसलिए चांसेस यही हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा आ जाए साल बाद आए वो इस तरफ आएगा कि लोग मजबूरन इंक्लाइन होंगे इस तरफ, क्योंकि नेचुरली किसी से भी देखे कोई भी अपनी हार्ड एंड इनकम में से किसी को हिस्सा नहीं देना चाहता। सफदर साहब एक तो बात है, दोस्त काफी मिसाल भी देते हैं, बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है उसको घर वाले को खर्चा देते हैं, नहीं तो उस्तानी लाजमी उसको टॉफी या कुछ बिस्कुट देती है ताकि दूसरे दिन खुश होकर आए हैं, उसको मोहब्बत की तरफ रागब करती है, इस आना शुरू हो जाए। पढ़ाना तो बाद की बात है लेकिन प्यार से पहले उसको स्कूल में बिठाया जाता है। पहले के दिन अगर बच्चे को खौफजदा कर दिया जाए तो दूसरे दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा अलमिया दूसरा है, हम पहले खौफजदा करते हैं बाद में उनको वो कहते हैं इस तरफ आए। तो हमारा कानून बेशक ऐसा है, सख्त है, लेकिन टैक्स नेट में खुशी से कोई नहीं आता। लेकिन अगर पहले उनको आसानी से टैक्स नेट में लाएं, उनसे कहें ठीक है आपसे हम कुछ नहीं पूछेंगे, जिस तरह अब अगर ये बिल एक्ट बन जाता है आप तो पहले प्रूफ दें जनाब आपके असासे कहाँ से आए हैं, आपके पास गाड़ी कहाँ से आई है, आपके पास जायदाद कहाँ से आई है, पीछे आप सोए क्यों रहे हैं, उसके पहले तो प्रूफ दें फिर आप इस टैक्स नेट में आए। मुमकिन है? देखिए ये जो बात है ना कि जी पहले आप पूछे ना और लेकर आए, ये जो हमें पहले एमनेस्टीज आती रही, मुसलसल आती रही हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद, उसमें ये सारा काम हुआ। और ये भी कहा जाता रहा अगर इस एमनेस्टी के बाद जो पकड़ा गया उसको हम आसमानों पे टांग देंगे, लेकिन हुआ आज तक कुछ भी नहीं। देखिए जो बात ये है कि जी जो आए उससे पूछे ना, ये तो आप दरवाजे खोलते रहेंगे कि जी आप टैक्स नेट से बाहर रहें। पिछली एमनेस्टी में भी यही हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट में आई और उससे पहले में भी, कि लोगों ने अपनी पास्ट ट्रांजैक्शन क्लियर तो की ही, लोगों ने अपनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन भी क्लियर कर दी। और फंस भी वही गए जिन्होंने वेल की थी, फंसे भी वही, नोटिस उनको भी वही, ऑलरेडी भी उनके ही खुले। जब तक हम ये बात नहीं करेंगे कि भाई अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि जी ये थ्रेट है वो थ्रेट है। अब अगर आप यूरोप अमेरिका में चले जाएं, छोटी छोटी अमाउंट के ऊपर लोग वरीड होते हैं कि यार मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा। तो आपको सिस्टम अपना इंप्रूव करना है। और अगर आप ये कह दें कि अच्छा 10 लाख तक ना पूछें, 20 लाख ना पूछें, तो वो एक फैमिली के 10 मेंबर है, सारे के सारे 20 लाख पे पहुंच जाते हैं, तो 2 करोड़ तो वो निकाल जाते हैं। हमने देखना ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, लीगल कहाँ पे हम खड़े हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है। कुछ चीजें बनाई जाती हैं लीगल सिनेरियोस को सामने देखते हुए, फैसिलिटेशन को सामने देखते हुए, कुछ चीजें बनाई जाती हैं यार प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। अगर आप जो फेक फ्लाइंग वाला हम 10 दफा डिस्कस कर चुके हैं वो सिनेरियो देखें तो शायद लगे कि यार थोड़े और सख्ती होनी चाहिए ताकि ये वाला गन तो दरमियान से निकलना चाहिए। उसके लिए भी अब 60 दिन की पासवर्ड पॉलिसी निकाली है उन्होंने, तब सेल टैक्स में फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का खात्मा हो सके। जो लोग सोए रहते हैं साल भर उनको एहसास हो नहीं आपका आईडी इस्तेमाल हो रहा है। जो गलत पासवर्ड वाला ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम है। ज्यादा प्रॉब्लम वही है जो कि सब मिल मिला के है, कोई प्रॉपर गाइडेंस की वजह से भी लोग इसका शिकार होते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। लेकिन बहुत सारे जो मसाइल है ना वो आप यूं समझ लें कि उसमें कुछ 20% केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे मिस यूज हो गया पासवर्ड। 80% 70% में सबको पता होता क्या हो रहा, किसी को पूरा इल्म है किसी को पूरा इल्म नहीं है। इस तरह से भी मसाइल है। 570 अरब रुपए की पहले चोरी पकड़ी गई है, पीछे अखबारात में भी मीडिया से भी चली है। बेवा थी औरत जिसके वो आईडी इस्तेमाल हुई है, जिसके फेक इनवॉइस बनाई गई। आप जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनमें ऐसे केसेस कितने हैं जहां पासवर्ड गलत इस्तेमाल हुए। तो अगर आप देखेंगे जितनी भी पिछले 2 सालों में जो एफर्ट एफबीआर कर रहा है उसमें आपको 1 या 2 केस वो मिलेगा जहां पासवर्ड मिस यूज हुआ है। बाकी जो 70 या 100 केस हैं वो हैं जहां पे पासवर्ड मिस यूज नहीं हुआ। आप तजिया भी बहुत अच्छा करते हैं, रोज नित नए अमेंडमेंट्स आ रही हैं, एसआरओज भी आ रहे हैं। अब जिस तरह बिल आया है, क्या मौजूदा हालात में या हमारे जो जमीनी हकायक हैं, जो कल्चर है, उसके मुताबिक ये फैसले दुरुस्त हैं? अगर हम इस चीज को इस सिनेरियो में देखें कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, आप एफर्ट कर रहे हैं कि लोकली जो अनरजिस्टर्ड चीजें हैं, जो लोग हैं स्पेशली रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, होलसेलर, वो टैक्स नेट में है। अगर हम इन दिनों को अलग पैराए में देखें तो हमें बात समझ आ जाएगी कि क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिसको आप ये लास्ट दिखाएंगे तो वो कोई भी बंदा नहीं आएगा कि आप किसी भी वक्त उसका बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, उसको कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी वक्त आप कह सकते हैं अच्छा यार तुम इनपुट 90% ही लोगे, 50% लोगे। आप किसी भी वक्त उसे कह सकते हैं कि नहीं हम ये जो देख रहे
हैं, आपका प्रोफाइल वो रिस्की एलिमेंट में आ रहा है, लिहाजा कल से आप बैंक ऑपरेट नहीं करेंगे, मैं जस्टिफाई करें। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव की बजाय जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। जमीनी हकायक को देखें तो इतनी सारी एफर्ट्स के बावजूद आप होलसेलर को, रिटेलर को, शॉपकीपर को, ताजर दो स्कीम भी फेल हो गया और एसआरओज आए, उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? उसका हल यही है कि आप ये समझें कि हमारे लोग वॉलंटरली नहीं आ रहे, ना आएंगे। आपको सिस्टम के अंदर चेक एंड बैलेंसेस लाने पड़ेंगे। जब तक वो सिस्टम के ऊपर रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ह्यूमन एलिमेंट कम नहीं होगा, लोग इधर नहीं आएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गवर्नमेंट का स्टेप ठीक है और उसका आपको आने वाले दिनों में इफेक्ट नजर भी आएगा। रेवेन्यू में कितना कन्वर्ट होता है वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि जैसे हम देखते हैं कि जी 30 लाख रिटर्न आती हैं, 10 लाख में कोई टैक्स आता है, 20 लाख जब वो निलकी हैं, तो वो पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा और ये 30 लाख से बढ़ के हो सकता है हम 50 लाख या करोड़ के ऊपर भी चले जाए। ये बिल है आया, इसमें कोई नया टैक्स तो लगाया नहीं गया, ये तो सिर्फ एक इम्पोज करना चाह रहे हैं ताकि नए लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, जिससे टैक्स बेस बढ़ सके। टैक्स बेस बढ़ने के लिए सफदर साहब अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, इतने 1.5 करोड़ बंदों का डाटा हमारे पास मौजूद है, नादरा से हमने डाटा लिया हुआ है, बैंकों से डाटा लिया हुआ है, अब एक्शन होने वाला है, अब लिस्ट जारी होने वाली है। इसका मतलब है जो इतने टॉप पे बंदे हैं, जो अरबपति जिनको कहा जा सकता है, उनको तो आज तक हम नहीं ला सके, लिस्ट में भी ओपन भी नहीं कर सके। तो इस बिल के बाद किस तरह आ जाएंगे? सिनेरियो क्या है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके बैंकों में बहुत बहुत बड़े डिपॉजिट हैं। अभी आपने पिछले 1 से 2 महीने पहले देखा कि स्टेट बैंक ने डिपॉजिट टू फंडिंग की रेशियो चेंज की, तो बैंकों ने क्या किया कि आपने जितने बड़े कस्टमर्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा फी लगा दी। तो इसका मतलब है ऐसे लोग भी वहां पे डिपॉजिट रखे हुए हैं जो बिलियंस के हैं, जिनका आगे टैक्स नेट में नहीं है, उन जैसे लोग वो सारे इधर अफेक्ट होंगे। जिन सेविंग में रखे, आल्तो के ये काइबो रेट अफेक्ट होने से वो सेविंग अकाउंट में भी जो आउटफ्लो है वो हो रहा है। अब उतने लोगों के लिए वो अट्रैक्शन नहीं रही कि वो बैंकों में पैसा रखें। अट्रैक्शन तब थी जब बैंक 25% पे लोगों के पास भाग के जा रहे थे, क्या आप हमारे पास आए, हम आपको 25% रिटर्न देंगे, और अगर आप घर में सोए रहे, आपकी जो इनकम है वो 25% बढ़ती रहे, तो इससे बेहतर तो कोई बिजनेस ही नहीं है। अब मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, ट्रेडिंग में जाएं, सारा साल जूते घिसाने के बाद 20% पे आप नहीं पहुंचता है। अच्छा, इस बिल का इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर, इनकम टैक्स रिटर्न पर, वेल्थ स्टेटमेंट जो बंदा जमा करवाता है उस पर भी कोई असर होगा? ये देखिए, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये तो आपकी जो ऑपरेशनल इश्यूज है उसके साथ डील करता है। एक्सपोर्ट के साथ इसका सिरे से कोई लिंक नहीं है। इंपोर्ट मंगवाते हैं जो टैक्स नेट में भी नहीं है। नहीं, देखिए, जो इंपोर्ट मंगवा रहा है वो तो टैक्स नेट में ही है ना, क्योंकि इंपोर्ट तो उसके बगैर क्लियर नहीं होती। इंपोर्ट का प्रॉब्लम वहां पे है जहां आप बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर आप स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे। तो रोकने को तो जहां आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ स्मगलिंग रोक ली तो इधर भी रोक सकते हैं। बस कुछ यार दोस्तों के इंटरेस्ट हैं जो वहां पे इफेक्ट होंगे अगर वो स्मगलिंग रुकती है, या गवर्नमेंट इंटेंशनली चाह रही है कि हाँ वहां से पोरिंग होती रहे, वो ठीक है। अदरवाइज तो आपने अगर इंडिया के बॉर्डर पे स्मगलिंग रोक लिया तो इधर भी रोक सकते हैं। शिवा साहब, टैक्स नेट तो चलो इसको बढ़ेगा, टैक्स चोरी को, जिसको हम सेल टैक्स में कह रहे हैं, उसको हमने रोकना है, दूसरे टैक्स चोरी को रोकना है। इससे बिल के बाद आप समझते हैं टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा? बिल के बाद इसका कोई तलक नहीं, उसे 12 दफा बता चुके हैं कि सेल टैक्स को अगर हम सिंगल डिजिट पे ले आए, ये जो फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस वाला ये एलिमेंट ही खत्म कर दें। प्रॉपर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, मुश्किल पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। ये बिल के साथ की इनपुट आप लिमिटाइज कर दें। वैट सिस्टम हमारे पाकिस्तान में चल सकता है? वैसे बिल्कुल चल सकता है, दुनिया में चल रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं चल सकता? एक फिक्स टैक्स आप वो जमा करवाएं, सिंगल डिजिट पे आ जाए, लोगों ने बस जमा करवाना ही करवाना है, इनपुट का एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अपना उसको पॉलिसीज मुरतब करने की जरूरत है। अब जिस तरह ये अभी 5 साल जो प्लान इन्होंने दिया, उसके लिए अभी बात की कि उसके लिए मुश्किल पॉलिसी। ब्रेक देते हैं शिवा साहब, फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू आगाज करेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा शिबा साहब, अमेंडमेंट बिल, इस फाइलर का, नॉन फाइलर का, लेट फाइलर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब एलिजिबल आ गया पर्सन जो इसमें आता है। आप समझते हैं इससे हमारी कोई बिजनेस एक्टिविटी या टैक्स बेस पे उसमें जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी हो तो फिर तो ज़ाहिर बात है टैक्स आएगा, लेकिन ये बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई बिल करामद साबित हो सकता है? ये जो आपने बात की, इसमें सिर्फ जो बिल में जो हमें नजर आ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की हौसला शिकनी की गई है ताकि वो टैक्स नेट में आए। ब्रॉडरिंग की तरफ तो हम जा सकते हैं जबरन। FBR 2 स्कीम ने इसमें मुतारफ कराई गई कि हम अगर कोई
फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे मुतारफ़ करवाना चाहते हैं किसी की, उसकी कैसे हौसला अफजाई की जाएगी। FDI को के लिए जैसे उड़ान प्रोग्राम में उसके लिए प्रोग्राम दिया गया कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना चाहते हैं, मुल्क में बरामदात में इजाफा करके, उसके लिए हमें अपनी पॉलिसीज़ को मुस्तहकम करना होगा। उनको ऐसी पॉलिसी बतानी चाहिए जो FBR है, जो टैक्स जो है ये आसानियों के साथ जो बरामदात पे टैक्स वसूल किया जाए, ना कि उनके तमाम टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल कर दी जाए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनके जो इन्वेस्टर्स के इतमाद को प्रॉपर अफजाई की ये जाए। जितने बिल भी आ रहे हैं, SROs आ रहे हैं, क्या हमारी पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसमें मुल्की और गैर मुल्की जो इन्वेस्टर है हुकूमत पर एतमाद कर सके? आपके सामने आए दिन अब ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया, उससे पहले जो तरमीम आती रही हैं, ये आए दिन जब हम SRO सर्कुलर्स की सूरत में, नोटिफिकेशन की सूरत में हम पॉलिसीज को तब्दील कर देते हैं। हम किसी इन्वेस्टर को ये नहीं बता सकते कि एक साल के लिए भी आपके लिए ये पॉलिसीज हैं, आपने इस पे अमल पैरा होकर आपने कानून की पासदारी करनी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सफदर साहब, इस बिल का बैंकिंग सेक्टर पर कोई असरात होंगे? आप समझते हैं बैंकिंग सेक्टर मुतासर होगा? अब बैंकिंग सेक्टर इस हद तक मुतासर होगा कि जो बड़े डिपॉजिटर हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको जब ये पता चलेगा कि उनके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं तो ज़ाहिर है फर्स्ट इंस्टेंस में वो अपने पैसे बैंक से विड्रॉ करेंगे। तो वो वाले लोग जो बिजनेसमैन नहीं है या जिनका ज्यादा जो रिलायंस है ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, जो पैसा या तो एग्रीकल्चरिस्ट के पास है या कुछ ऐसे लोगों के पास है जिनके पास लीगल मनी नहीं है, तो वो वाले लोगों की कोशिश होगी कि हम बैंक से पैसा जो है वो विड्रॉ करें। तो इसलिए उसमें ये है कि उनकी डिपॉजिट की कमी होने के चांसेस। अच्छा, इसमें एक स्टेप हुकूमत लेना बिल के जरिए, क्योंकि ये पहले भी तजर्बा किया गया था जो थर्ड पार्टी से अपना ऑडिट करवा के जो केसेस अब 2018 के खत्म हुए, 2019 शुरू हो गया, 5 साल पीछे चल रहे हैं, इनको कवर किया जा सके, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई बेहतर फैसला है हुकूमत का? ये फैसला तो बेहतर है क्योंकि टैक्स पेयर की तरफ से स्पेशली जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ये इतराज आता था, जी आपके जो लोग हैं वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, हमारी ट्रांजैक्शन को समझ नहीं पाते, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि वो एक ऐसा ऑर्डर बना देते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और FBR में भी यही प्रॉब्लम आता है कि जी ऑर्डर इशू हो गया 500 मिलियन 600 मिलियन का, लेकिन रिकवरी है वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाती। असेसमेंट तो हो जाती है, रिकवरी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। उसकी पीछे वजह ये है कि जो हमारी टैक्स मशीनरी में लोग हैं वो इतने जो कमर्शियल लॉज है उससे फेमिलियर नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से फेमिलियर नहीं है, लीगल जो हमारी प्रोविजन है उससे इतने फेमिलियर नहीं। उसमें टैक्स पेयर की तरफ से भी ये इतराज था, और इटसेल्फ जब FBR खुद देखता है कि जी हमारे जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें कुछ 600 अरब के टैक्सेस फंसे हुए हैं, लेकिन जब आप रिकवरी में जाते हैं केसेस के डिसीजन की तरफ जाते हैं तो वो 600 बिलियन जो है वो 600 मिलियन में भी कन्वर्ट नहीं होता। तो दोनों तरफ के चांसेस है, अगर इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए तो इसके रिजल्ट तो बेहतर हो सकते हैं। मैं जब स्टूडेंट था उस वक्त सेल टैक्स में ये एक्सपीरियंस किया गया था, मैंने भी ये देखा है। उसके एक्सपर्ट्स के लाने से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के या ACMS के लाने से या लॉयर को एंगेज करने से फायदा तो होगा, FBR को भी फायदा हो सकता है और जो लेजिटिमेट टैक्स पेयर है उनको भी फायदा हो सकता है कि उनकी हरासमेंट खत्म हो जाएगी, जो बोगस ऑर्डर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो टैक्स पेयर का एतमाद भी बहाल हो जाएगा। हाल होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कितना विलफुली इसको चलाते हैं। इस बिल में एक चीफ कमिश्नर को अपील का हक दिया गया, इख्तियारात में उसके बढ़ा दिए गए, मजीद इख्तियारात दिए गए। उसके पास जो अपील होगी, क्योंकि उसके DC का या उसका किसी अफसर का वही फैसला होगा, वही चीफ कमिश्नर उसकी अपील सुनेगा, उस अपील के खिलाफ वो फिर कहाँ जाएगा टैक्स पेयर? और क्या ये इख्तियारात दुरुस्त हैं? मेरी जो ओवरऑल असेसमेंट है इस अमेंडमेंट्स के ऊपर, जो डिस्क्रिशनरी पार्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और उससे जहां नॉन फाइलर को तो होगा कि वो फाइलर बने, वो टैक्स नेट में आए, उसका नुकसान जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसकी तरफ भी जाएगा। कि अगर आपने देख लिया कि किसी के प्रोफाइल में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेस तो सीजनल इफेक्ट में है, एक पीरियड में उनका इनपुट बहुत ज्यादा होता है, अगले पीरियड में वो नहीं अवेलेबल होता, एक पीरियड में सेल ज्यादा है, कुछ पीरियड में सेल नहीं होती, तो उसके ऊपर जाके डिस्क्रिशनरी पार्ट्स बहुत बढ़ जाएगी। किसी भी वक्त आप कह देंगे अच्छा आप 90% नहीं, अब 9% इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आप ये कह देंगे अच्छा यार आपकी तो ट्रांजैक्शन हमें जस्टिफाई नहीं हो रही, तो लिहाजा हम कल से आपके जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर रहे हैं। आपको कारोबार सील करने टीम पहुंच गई है। इसलिए एक्शन से पहले कुछ प्रिकॉशंस, कोई SOPs बनने चाहिए, कोई राइट टू हियरिंग होना चाहिए, कोई राइट टू क्लेम होना चाहिए कि हम अपनी बात भी कन्वे कर सके। अगर सपोज एक
कमिश्नर डिसाइड करता है जी आपकी ट्रांजैक्शन हमें फिशी नजर आ रही है और हम आपके अकाउंट फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप फ्रीज करके उसका बिजनेस बंद करके उसको मौका दें, और फिर उसमें भी पूरे महीने का टाइम है, तो पूरा महीना किसी बंदे का अकाउंट बंद कर दे, बिजनेस बंद कर लें, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो डिस्क्रिशनरी पार्ट्स हैं वो बढ़ेंगी, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, जो लेजिटिमेट टैक्स पेयर हैं, उनके लिए काफी बड़ा थ्रेट बनेगा। हम पूरे जब इस बिल को देखते हैं, एक्ट को देखते हैं, तो कितना बेहतरी के इम्कानात कितने रोशन है? मैं फिर यही कहूंगा कि इसके ना डबल पहलू है, ये वन साइडेड नहीं है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए ये बहुत बुरा है। जो हम खुशी मना रहे हैं, ये बिल बहुत अच्छा है, ये हुकूमत का बहुत बड़ा काम होगा, तो फिर इसका मतलब है दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर वो लोग कुछ इसके कानून के कटहरे में वो भी आएंगे जिनका कोई गुनाह नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा, ये खुश वही हैं लोग जो कहते हैं कि अच्छा यार मैं टैक्स पे हूँ, आप टैक्स पे नहीं करते, अच्छा अब आप भी टैक्स नेट में आ जाएंगे। हम ये समझ रहे हैं कि वो क्योंकि बायर हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, तो लिहाजा उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब एग्जिस्टिंग टैक्स के पेयर के ऊपर जो टैक्स ऑफिसर्स अपनी डिस्क्रिशनरी पार्ट यूज करेंगे तो अच्छा खासा ट्रबल बनेगा। इसमें सबसे बड़ा लकूना ही ये है कि इसमें डिस्क्रिशनरी पार्ट्स बढ़ जाएंगी। आप किसी भी कंपनी के अकाउंट फ्रीज कर देंगे, उसके प्रेमिसेस सील कर देंगे, उसको इनपुट अलाउ नहीं करेंगे, तो आप उसको किसी भी कंपनी को आप जो है किसी भी वक्त बैंकरप्ट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ केसेस में देखा भी है कि जब लोग ऑफिसर्स के साथ मिल के अपने कंपेटिटर्स को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो अब तो आपने इतनी बड़ी पार्ट दे दी है कि अगर लोगों ने इसको मिसयूज करना चाहा और टैक्स ऑफिसर मिसयूज हो गए तो किसी भी वक्त आप अपने कंपेटिटर का बिजनेस बंद करा सकते हैं। हमारी जो टैक्स मशीनरी है या उनकी जितनी बिल है, इस बिल पे अमल दरामद करवाने के लिए काफी है। देखिए जो विल है वो आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो आप कहेंगे एफबीआर की विल है, एफबीआर की परसेप्शन है, ये हमेशा सेकेंडरी है, ये हमेशा ड्राइव होगी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कितना पॉलिटिकली एग्री है कि हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। जैसे आपको याद हो जब वेल्थ स्टेटमेंट कंपलसरी की गई थी कि सब लोग वेल्थ स्टेटमेंट देंगे, तो फिर लॉ भी अवेलेबल था लेकिन रिलैक्स दे दी गई कि अच्छा ट्रेडर जो है वो साल 2 साल के लिए जमा नहीं कराएंगे। तो जो फॉल बैक है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं ले पाते। अच्छा, पहले तो ये होता ना कि किसी ने गाड़ी लेनी है, वो एनटीएन उसने ले लिया, जायदाद खरीद फरोख्त करनी है, एनटीएन बना के गोशवारा जमा करवा के एटीएल में आ गया। इस बिल के बाद क्या होगा? अब इस बिल के बाद यही है कि जिसने लेनी है पहले वो अपनी वेरिफिकेशन नहीं कराएगा। तो बेहतर तो ये है कि आप उस चांस की तरफ ना जाएं, आप अपने टैक्स नेट में रहे। आप टैक्स नेट के अंदर रहते हुए लीगल प्रोविजंस इतनी है कि आप अपने फाइनेंस को, अपने टैक्सेस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन की भी कमी है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि अगर हम टैक्स एडवाइस लेने जाएंगे तो शायद हम अपना बहुत कुछ डिक्लेयर कर देंगे, हमारे बिजनेस सीक्रेट आउट हो जाएंगे, और अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ भी वो पूरी बात शेयर नहीं करते। इस वजह से एक उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस भी रहती है और क्वालिटी नॉलेज भी नहीं शेयर हो पाता। तो दोनों तरफ है। मेरी राय में अगर कोई ये समझता है कि उसे पाकिस्तान में कोई बिजनेस करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप टैक्स नेट में आए और टैक्स नेट के अंदर रहते हो तो जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करें। चौधरी कमर साहब, जो टैक्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है, आप समझते हैं इस मुल्क के हमारे जो मौजूदा हालात हैं इसमें ये बेहतरीन एक बिल है? अगर ये नाफज हो जाता है तो इसके रिजल्ट भी बेहतरीन होंगे। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूंगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी चौ साहब, इसमें 2-3 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूंगा। जो जिस बिल की आपने बात की ना, फिलहाल तो वो वैसे ही मुखर हो गया है। नहीं, सेनेट से तो पास हो गया चौ साहब, अभी तो रखा हुआ है कौमी असेंबली के लिए। पेंडिंग ही है ना, पेंडिंग जितनी देर से आया हुआ है उसमें जितनी पेंडेंसी चलती चली, तो आज तक तो मेरा ख्याल है जैसे ऑर्डिनेंस बैंकिंग वाला किया तो विद इन डे वाला काम था। लेकिन उसमें चूंकि काफी सारी चीजें मैं समझता हूँ कि उसको बेसिकली उन्होंने भी 3 हिस्सों में देखा। एक पहला कि आप फर्दर कुछ पावर्स जो हैं एफबीआर के ऑफिसर्स की उसको एनहांस कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि वैसे ही गलत है। खास तौर पे सेल्स टैक्स के मामलात में उनको 8B एक सेक्शन है जिसमें कुछ बिला वजह की मैं समझता हूँ कि छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। उसमें आप देखें कि आपने एक क्राइटेरिया बना दिया कि ये सारे लोग देंगे, उसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूजन दे दी कि ये नहीं देंगे। अब आपकी चॉइस पे कि इसको देना है, इसको नहीं देना, फिर आगे जो आप उसको डिवाइड कर रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल इलीगल है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है ना कभी भी आपको नहीं लगानी चाहिए। दूसरा हिस्सा उसमें फैसिलिटेशन का भी एक है और तीसरा हिस्सा
ڈیفینیٹ وہ ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹرنس کے طور پہ سخت میئر لیے جاتے ہیں، وہ ڈیفینیٹ ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اچھا، جہاں تک مشکل حصے والی بات ہے، ظاہر ہے اس وقت جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی باقی آپ کی جو فسکل پالیسی بننی ہے، آپ کی ٹیکس کی پالیسی بننی ہے، وہ ساری کی ساری اسی پہ بیس کرتی ہے. اچھا، اب جب ایک بڑا گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا اور آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا اور اس کو آپ نیچے لے آئے، تو میرا خیال ہے اکانومی کو اوپن تھوڑا سا ہونے دیں، کھلنے دیں، لوگوں کو کھیلنے کا موقع دیں. ان کے پاس اگر انویسٹمنٹ ہے کچھ ایسے سیکٹرز میں جہاں اس وقت پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، تو اگر پیسہ لے کے آ کے بزنس میں لوگ لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے تھی. جو ریسٹرکشن والے معاملے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. دوسرا، ہم بڑی دیر سے شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بزنس مین کے لیے آپ ان مشکل حالات میں بھی کوئی تھوڑی سی ایک امید کی کرن لے کے آئیں گے جس سے بزنس گرو کرے گا اور آپ کی معیشت کا پہیہ الٹیمیٹلی چلے گا. اس سارے سٹیپ سے کہیں یہ نہیں لگا، اس آرڈیننس سے صرف یہی لگا کہ ہم نے صرف پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں. ہم نے اس برانڈنگ والے ایشو کو، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے والے ایشو کو، اس کو فی الحال شاید مؤخر کر دیا. تیسرا جو ایک اس میں امپورٹنٹ حصہ تھا وہ آپ کی فیسیلیٹیشن کے ریفرنس سے، جیسے آپ نے ایک نیا کانسیپٹ تھوڑا سا دیا کہ فیملی فائلر والا، اگر آپ کے اسپاؤس ہیں تو وہ اگر وہ بھی فائلر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر فائلر ہیں، آپ کے بچے ہیں انڈر ایج 25. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، لینا چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، ہم دیکھتے رہے ماضی میں بھی، کہ ایک شخص صرف اس پرپز کے لیے فائلر ہو رہا ہے کہ اس نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی خریداری کرنی ہے، کوئی ایسٹ پرچیز کرنا ہے، بھلے وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا جو فیملی کا سربراہ ہے اس کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. آپ صرف فائلر والے لوگوں کی گنتی نہ کریں، آپ پروڈکٹیو فائلر لے کے آئیں. ان لوگوں پہ آپ توجہ دیں جو پوٹینشیل ٹیکس گزار ہیں، ان پہ آپ توجہ دیں، ان کا آپ ڈیولپ کریں میکنزم کو کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. اچھا، جو ایک چیز اور تھی جو ہم سمجھتے تھے اس میں مسنگ ہے، ٹھیک ہے اس وقت مین پاور کے علاوہ بہت ساری چیزیں شاید ممکن نہیں ہیں، لیکن آپ نے آئی ٹی کے شعبے کو ابھی بڑا ہی میرا خیال اگنور کیا. اس میں اسپیسیفکلی ہم نے جو اپنے ٹیکس کلیکشن کے لیے ہمیں آئی ٹی کا جو استعمال ہے وہ بڑا کم ہم کر رہے ہیں اس وقت. اگر ہمارے پاس ٹیکس پیئر کی انفارمیشن ہے، پراپرٹی کے خریدار کی ہے، گاڑی کے خریدار کی ہے، یہ ساری اگر انفارمیشن موجود ہے تو اس کو ہم نے کس حد تک پریکٹیکلی اپلائی کیا ہے. اس آئی ٹی اتنی بڑی انفارمیشن کا جو ڈیٹا ہے، لوگوں کی ٹریولنگ کی ہمارے پاس انفارمیشن ہے، لوگوں کی اسپینڈنگ کی ہمارے پاس ہے، کریڈٹ کارڈ کے یوزیج کی ہیں، یہ ساری انفارمیشن سے ہم نے ٹیکس کلیکشن کیا کی ہے اس کو گیدر کر کے. یعنی یہ ایک جو شعبہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی ایکسپرٹ کا اور فائنینشیل ایکسپرٹ کا شعبہ تھا، اس کو ہمیں وقت کے ساتھ لے کے آنا تھا. یہ کہیں پیچھے رہ گیا. اوور آل امپیکٹ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی اس آپ کے اس سے کوئی بہت بڑا امپیکٹ آنا ہے، لیکن پلس مائنس اگر آپ کریں گے تو شاید وہیں پہ کھڑے ہیں. یہ صرف شاید آپ نے ایک تھوڑا سا دکھانے کا ہی کام کیا ہے لوگوں کو، یا شاید آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے کچھ چیزیں 2-3-4 ایڈ کی ہیں اس میں. بیسک جو دیکھیں نا، آپ نے کلیکشن بڑھانی تھی، آپ نے سوچا اچھا جی پیسے بڑھنے چاہیے. لوگ توقع بھی کر رہے تھے شاید منی بجٹ آ جائے، لیکن منی بجٹ تو نہیں آیا. ریونیو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے شاید وزیر خزانہ صاحب نے سوچا ہو بل جو ٹیکس لا امینڈمنٹ، اس سے ہم اس کو ٹارگیٹ کو پورا کر لیں. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو پکڑ لیا جائے. فی الحال انہوں نے ٹارگیٹ پورا کرنا تھا، وہ آپ کا بینک کا انہوں نے ریٹ بڑھا کے اگلے 3 سال کے لیے بھی انہوں نے اس کی پروپوزل دے دی ہے، تو وہ تو انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے کر دیا اور آخری 2 دنوں میں آپ سے بینکوں سے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں پیسہ لے لیا. ٹھیک ہے نا، ان کے ٹارگیٹ ریونیو شارٹ فال ادھر سے پورے ہو جائیں گے. وہ آپ نے ایک اٹیمپٹ کیا، وہ شارٹ فال پورا تو نہیں ہو سکا، آپ کے بھی سامنے ہے نا، ابھی نہیں اماؤنٹ پوری، ڈفرینس تو ابھی اسٹل از دیئر، لیکن ایک انہوں نے اٹیمپٹ کی کہ یہ ایک آسان ٹارگیٹ ہمارے پاس بینکنگ اس وقت ہے کہ ان سے ہم پیسہ نکال لیں، وہ انہوں نے نکال لیا آرڈیننس کے ذریعے. اچھا، جو اس کا مین پرپز تھا شاید وہ ٹیکس کلیکشن سے زیادہ جو مجھے نظر آیا کہ آپ نے ڈیٹرنس کے طور پہ لوگوں کو ڈرانے والا کام زیادہ کیا، جو ہم نے فائنانس ایکٹ 2024 میں بھی دیکھا کہ دنیا جا کی چیزیں اٹھا کے ساری ہم نے کہا یہ سارا کچھ ٹیکس فراڈ ہے، لیکن یہ سارا کچھ ٹیکس پیئر کے ذمہ ہی ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ نے اکاؤنٹیبل آفیسر کو، ٹیکس آفیسر کو نہیں ٹھہرایا. جو غلط ٹیکس لگاتا ہے، جو غلط آپ کی اسسمنٹ کرتا ہے، جو غلط انفورسمنٹ کرتا ہے، اس کو آپ نے کسی جگہ نہیں چھیڑا. صرف اور صرف جتنے قوانین سخت کیے ہیں وہ آپ نے ٹیکس پیئر کے لیے ہی کیے ہیں. اختیارات تو افسران کو دے دیے گئے ہیں. اب اس کا دیکھیں نا، اس کا جو مس یوز ہے، ابھی آج لیٹسٹلی آپ دیکھیں نا، پاکستان ٹیکس بار نے ٹیکس لا امینڈمنٹ ایکٹ جو آیا 2024 آیا، جس میں آپ نے سارا ایپلیٹ سسٹم ہی چینج کر دیا، جو آپ کا پرانا 70-80 سال سے چل رہا تھا. سب کانٹیننٹ کی بات کرے تو ایک عرصے سے، تو اس کو آپ نے ابرپٹلی چینج کیا. اب آ کے وہ سارے کا سارا بیک لاگ ٹریبیونل کے پاس چلا گیا. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنے فیصلے کرنے کی، ان کے پاس سٹاف ہی نہیں ہے. کیسز لگتے ہیں، صرف اسٹیز بیچارے سنتے ہیں، اسٹے کے فیصلے کر لیں. ایک دن میں ایک کورٹ میں 100 اسٹے لگ رہا ہے. تو دیکھیں، آپ نے یہ سارا ہوم ورک کیے بغیر وہ امینڈمنٹ کی. آج وہ پی ٹی بی اے نے بھی اس پہ اظہار کر دیا کہ جناب یہ جو آپ نے ارینجمنٹس کیے تھے وہ سارا انہوں نے، اسی لیے
उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी कि आपके पास कितनी अपील्स आई, आपने कितनी डिसाइड की, अब तक कितनी पेंडिंग है। तो आज उन्होंने ये भी तफाज़ात का इजहार कर दिया कि ये कैपेसिटी का एक सबसे बड़ा इशू है जो नहीं रिजॉल्व हो सकता। इसको एक मैकेनिज्म के तहत आप लेके आते, एक पहले स्ट्रीमलाइन करके चीज़ों को बनाते, डिस्कस करते, फिर लेके आते। आपने एक अपील का फोरम इफेक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी का खत्म कर दिया, तो ये ज्यादती तो टैक्स पेयर के साथ हुई ना। अल्टीमेटली तो सफर तो टैक्स पेयर ने इसमें भी किया ना। तो पॉलिसी बनाते हुए या हमने जब कोई भी अमेंडमेंट करनी है, हमने मिनी बजट की सूरत में लाना है, टैक्स लॉ अमेंडमेंट की सूरत में लाना है, किसी सूरत में जब हम कोई प्रपोजल लेके आते हैं, कोई बिल लेके आते हैं, पहले उसका होमवर्क तो करें ना, इसका आपकी इकोनॉमी के लिहाज से क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सिर्फ फिगर्स को कैलकुलेट ना करें, आप सिर्फ फिगर की कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा इतने बिलियन का शॉर्टफॉल है, हम ये 4 शोबे उठाएंगे, वहां से 4 ये रेट बढ़ा देंगे और आप पैसे पूरे कर लेंगे। ये देखें, इस तरह ना करें। अगर आपका इस वक्त थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर ने फ्लोरिश किया तो आप उसकी जान निकाल लें, जहां थोड़ी सी फ्लोरिशिंग आती है आप उसकी जान निकालने पर बैठ जाते हैं। इस बिल के बाद अब सबसे ज्यादा मुतासर तो बैंक होंगे। आप देखें ना, बैंकों के रेट भी नीचे आ गए, सारा कुछ है। अब लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की थी अब निकालेंगे वहां से। अगर वो निकल रहा है पैसा तो अब बिजनेस में जाना था, बिजनेस में कहीं तो टैक्स पेयर के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़ते, कोई नए इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़ते कि लोगों को ये लगे कि यहाँ पे एक फैसिलिटेशन है, यहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, लेके आना है। फिर हम हमेशा से आपके तौर से बात करते आए हैं आईटी के शोबे की, आपने किसी जगह आईटी के शोबे को रिलीफ नहीं दिया। अब क्या हो रहा है कि आपने जो थोड़ी सी फैसिलिटेशन दी थी, अब उसका बैकलॉग आना शुरू हो गया। अब टैक्स ऑफिसर जो है उसमें उसी स्क्रूटनी में चला गया है जो लेजिस्लेचर की कभी इंटेंशन नहीं रही, ठीक है ना। वो उन्हीं पैसों को प्रोब करना शुरू हो गए जो आपके बाहर से आए हैं, आगे उसकी यूटिलाइजेशन को, उन तमाम चीज़ों को। अब वो फाइनल है, उस पर वो जनाब आपने 4C के लिए एक फार्मूला दिया था इम्प्यूटेबल इनकम का, वो वहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लोगों की असेसमेंट करना शुरू कर दिए। देखिए, आप उस मिसयूज़ को तो रोकें ना। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमें इससे एतराज़ नहीं है कि आप डिटरेंस के तौर पे ऑडिट करें, सारा कुछ करें, लेकिन जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज़ ऑफ पावर है, आप उसको तो रोकें, मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ को तो रोकें। एक बंदे की आप उतना उसका कैपिटल नहीं होता उसका जितना आप उसको टैक्स लगा देते हैं, उसके बिजनेस का वॉल्यूम इतना नहीं है, ओवरऑल उसकी वर्थ इतनी नहीं है, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट इतनी की नहीं है बेचारे की, जितना आप उसको टैक्स लगा देते हैं। इसका मतलब है जो वजीर खजाना साहब कहते हैं एफबीआर भी करप्ट है, पास्को भी करप्ट है, फिर वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन वो तो चंद अफसरान होते हैं ना सर करप्ट, तो पूरा इदारा तो करप्ट नहीं होता। ये अयूबी साहब, अक्सरियत की बात होती है। जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ये हम नहीं कहते कि तमाम लोग, हम हमेशा अक्सरियत की बात कर रहे होते हैं ना। तो वो जो बात करते हैं ठीक है, उसमें तो हकीकत है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मैं और आप तो हम तो रोज ये इसी चीज को फेस करते हैं ना। बात ये है कि जब आपने एक रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी में शफाफियत लानी है तो आपको जो आप मामलात हैं उनको भी शफाफियत के साथ तय करें ना। नहीं जो सब ये पूरे साल में इतने SROs आए, अमेंडमेंट्स आई, शफाफियत कहीं नजर आई? मैंने यही तो बात की है कि आप जितनी अमेंडमेंट लेके आते हैं, आप एक हिस्से पे मट्टी डालते हैं और अगले हिस्से पे चले जाते हैं, एक पहले इशू पे मट्टी डालते हैं और आगे चले जाते हैं। मुझे बताएं ना, जितने आपके सामने आ गए इश्यूज, वहां आपने क्या फैसला किया? वहां तो आपने ग्रैब ले लिया कोर्ट का कि जनाब हम आंसरेबल ही नहीं है आपको, ये तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और आपको पाकिस्तान टैक्स बार ने तो ये भी मांगा तफसीलात भी दे, टैक्स का पैसा लगता है कहाँ पे? हम तो मांगेंगे ना, हम तो मांगेंगे। हम तो देखें ना, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमने तो अपने टैक्स मेंबरान बार्स को भी देखना है, हमने नेशनल एक्सचेकर का जो पैसा है हम समझते हैं हम उसमें हिस्सेदार हैं, जो कलेक्शन होती है। तो तोशाखाना केस का सर जिस पे केस लगता है उसके तो तोहफों को पता चल जाता है, बाकी किसी का नहीं पता चलता। आपको किस वो तफसीलात देंगे? हमने तो देखे, दरवाजा तो हम खटखटाते रहेंगे ना, खुले या ना खुले, लेकिन हम नॉक करते रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने उड़ान प्रोग्राम पेश किया है, आप क्या समझते हैं वाकई इससे कोई बेहतरी की तरफ है कि ये सिर्फ नारा ही रहेगा? देखें, अगर तो प्रैक्टिकली हम उसको जो प्रोग्राम है हम अगर उसको लेटर स्पिरिट में अप्लाई कर दें फिर तो ठीक है, एक अच्छी प्रपोजल है। देखिए, प्रपोजल हमेशा अच्छी होती है, आगे आके हमारे उस प्रपोजल पे के ऊपर इम्प्लीकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है। देखिए, अगर मैंने बात किया कि अगर प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसको हम इम्प्लीमेंट करें, गवर्नमेंट की ये विल हो कि हमने इसको हर सूरत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है, तो फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सफदर साहब, टाइम कम है सर, क्या तजवीज़ देंगे, क्या प्रपोजल है अगर ये बिल पास हो जाता है? जो टैक्स नेट में नहीं है उनके लिए असल पैगाम क्या है? वो पहले इस बिल से पास होने से पहले अपने रिटर्न जमा करवा लें, ये ना वो पास हो जाए फिर आपको प्रूफ भी देना पड़े, आपका सासे कहाँ से आए, आपकी इनकम कहाँ से आई है? देखिए, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के वसाइल यूज़ करने हैं, तो जहाँ आप बाकी टैक्स पर हिस्सा डालते हैं आपको अपना हिस्सा देना ही देना। ये नहीं हो सकता आपकी पॉलिटिकल लाइकिंग नहीं है, आप समझते हैं कि वहाँ मेरा पैसा मिसयूज होता है, आपका अपना फर्ज वहीं पे है, आपने इस
ملک کی سڑکیں استعمال کرنی ہیں, اس کے ہسپتال استعمال کرنے ہیں, یہاں تو آپ اپنا حصہ ڈالیں, تو یہاں آپ سمجھیں کہ آپ ڈیزرونگ ہیں, دوسرے لوگ ڈال رہے ہیں, آپ صدقہ زکات پہ ہی گزارا کریں گے. تو اس لیے آپ کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے ملک کی جتنے بھی ریسورسز ہیں, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, ڈیفنس ہے, پولیس ہے, ہاسپٹل ہے, ایجوکیشن ہے, وہ سارے اسی پیسے سے ہی چلتے ہیں. تو یہاں آپ اپنا ڈیو حصہ ڈالیں یا آپ ڈیزرونگ کی لسٹ میں چلے جائیں, آپ کے پاس چوائس ہے. اسی چوائس کو تھوڑا سا گورنمنٹ نے ریسٹرکٹ کیا گیا, نہیں آپ کیونکہ والنٹرلی نہیں آ رہے تو لہٰذا ہم یہ اسٹیپ لیں گے. اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تو نہ بزنس یا تو کر نہیں سکیں گے, یا اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی, یا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. چھوٹے اسکیل پہ ہی کام ہو سکتا, بڑے اسکیل پہ اب اس طرح کے بعد کام نہیں ہوگا. جو گورنمنٹ کے لیے میسج ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بھی ڈسکریشنری پارٹس بہت ہیں, مس یوز آف پاور بہت ہے. اس کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو کچھ پریکاشنری SOPs ضرور لگائیں تاکہ مس یوز آف پاور جو ہے وہ نہ ہو سکے. ادروائز وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں یا نہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں, ان کا بیڑا گرک ہو جائے. شہباز صدیق صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اگر ہم ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے 3 فیس میٹر ہیں, کمرشل میٹر ہیں, وہ بھی 45 لاکھ ہیں. اینٹین ہولڈر ہیں جو 1 کروڑ ہیں, جو گوشوارے 40 لاکھ بھی جمع نہیں کرواتے. آج تک اس کو ہم کور نہیں کر سکے, تو آپ سمجھتے اس بل کے بعد ہم کور کر لیں گے؟ ان کے پاس سارا IT کے سسٹم ہے, جس طرح قمر صاحب نے بتایا کہ تمام انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے. اس کو بروئے کارڈ لاتے ہوئے یہ مشینری کو استعمال کرتے ہوئے ہم ٹیکس نیٹ کو براڈن کر سکتے ہیں, مگر یہ گورنمنٹ کی مشینری چاہتی ہی نہیں ہے. یہ بل لانے سے یا اس طرح کے تجاویز سے یہ ہم جبرن تو ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے. ہمیں ضرورت ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی, ٹیکس گزار کو. ٹیکس ایک قومی فریضہ ہے, ہر شخص پہ جو لاگو ہے کہ جو ارن کرتا ہے اس نے اپنا جو ڈیو شیئر گورنمنٹ کو دینا ہے تاکہ گورنمنٹ کا پہیہ سموتھلی چل سکے. تو اس کے لیے ہمیں جو ٹیکس عوام دو اسکیم متعارف کرانی چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ بس ہم نیٹ میں آ گئے تو بس گورنمنٹ نے چھوڑ لے گی. تو اس کو اسکیم ایسی ہونی چاہیے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو بھی ان میں تحفظات ہونے چاہیے. ان جو لوگ بخوشی ٹیکس نیٹ میں آئیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آنے سے ہمارے خلاف کوئی ایسے ایکشن نہیں ہو رہے. ہم نے جو اپنا ڈیو شیئر جو ہے جو گورنمنٹ کو ہم نے اپنا جو ٹیکس ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں کچھ ان کو جو بھی ہم سہولیات دے سکتے ہیں. اگر نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم ان کی حوصلہ شکنی. قمر صاحب آخری 1 منٹ ہے سر. یہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تو آپ کے پاس آپ یہ گاڑی نہیں خرید سکتے, آپ یہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے. دیکھیں یہ آپ اپنی نااہلی جو ہے نا اس کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ کسی بندے کے فنڈامنٹل رائٹ کو آپ ختم کر دیں. آپ اس کو کوشچنیبل ہے, یو شوڈ آسک دا کوشچن کہ کس بندے نے پراپرٹی خریدی ہے, کس بندے نے. آپ نے دیکھے نا فائلر نان فائلر کا تو پہلے کانسیپٹ ہے, جس سے نارمل ٹیکس لے رہے ہیں اسے 3 گنا تو آپ ایڈوانس ٹیکس پہلے اسے لے رہے ہیں. تو بھائی اس سے سوال کریں کہ آپ نے کہاں سے پیسہ کمایا, بجائے اس کے کہ آپ کو یہ کہیں آپ خریدیں ہی نہ. یہ تو دیکھیں نا جو بیسک بنیادی انسانی حقوق ہے یہ اس کے خلاف ہے. تو اپنی جو نالائکی اور نااہلی ہے نا اس کو چھپانے کے لیے یہ حرکت نہ کریں کہ جو کام ہونے والا ہے, جو انویسٹمنٹ کسی نے کرنی ہے, کسی نے کوئی, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے, آپ کا ایک سائیکل اوپن ہے نا, گاڑی ایک بندہ خریدتا ہے تو گاڑی خریدنے کے لیے تو گاڑی ایک پروڈکٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنی انویسٹمنٹ ہے, کہاں کہاں کن لوگوں کو روزگار ملا, اسٹیٹ نے کتنا نیشنل ایکسچیکر میں ٹیکس لیا, گاڑی بیچی, آپ نے فیڈرل ایکسائز لیا, آپ نے اس کے اوپر سیلز ٹیکس لیا, آپ نے اس کے اوپر انکم ٹیکس لیا. تو اتنے زیادہ ریسورسز کو آپ بند کرنے لگے ہیں. ایک پراپرٹی ایک شخص خریدتا ہے, گھر بناتا ہے, اس کے اوپر کل کو وہ لیبر امپلائے کرے گا, آپ کی اینٹیں وہاں لگیں گی, آپ کا سیمنٹ لگے گا, آپ کا اسٹیل کا استعمال ہوگا, آپ کے الیکٹریکلز کا استعمال ہوگا. کتنی بڑی انڈسٹری ہے, کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. دیکھیں اس چیزوں کو, میں اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں کہ اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی نااہلی جو ہے, اپنی غفلت جو ہے, آپ اپنے آپ کو غفلت سے جگائیں. آپ وہ کام کریں جو آپ کے کرنے کا ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو روک دیں آپ خریدیں ہی نہ چیزیں. دیکھیں نا یہ مت ہونی چاہیے. ہمارا اسپرٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یار کسی بندے نے کوئی کام کیا, کوئی انویسٹمنٹ کیا, اس کے پاس بلیک منی تھا, اس نے ٹیکس نہیں دیا تو ہم اسے ٹیکس لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو روک دیں آپ چیزیں ہی نہ خریدیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں اسکول میں بچہ جب آتا ہے اس کو استاد پیار سے بلاتے ہیں, ٹافیاں دیتے ہیں, خوشی سے تب آنا شروع ہو جائے. نہیں, میرا خیال ہے ٹافی والا شاید کلچر تو اب یہاں نہیں ہے. میں کہوں گا کہ ہمیں اس انویسٹمنٹ کو, اگر اس بندے نے ٹیکس پیڈ منی نہیں ہے تو پروب کر کے ہمیں اسے ٹیکس لینا چاہیے. اسٹیٹ کا کام ٹیکس لینا, یہ نہیں کرنا کہ آپ انویسٹمنٹ سے روک دیں. چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ, صدر صاحب آپ کو بہت شکریہ, شہباز صدیق صاحب آپ بہت شکریہ. ناظرین, انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانا قومی فریضہ ہے اور جمع کروانا چاہیے. آپ ٹیکس نیٹ دیں گے تو لوگوں کو, غریبوں کو ایجوکیشن ملے گی, تعلیم ملے گی, ہیلتھ ملے گی. آپ کے ٹیکس کا پیسہ آئے گا تو ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور افضل ایوبی کے ساتھ.